जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई, बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे और एकदम एग्जाम में जाकर धुआं धुआं कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 16 तारीख और 17 तारीख 2 दिन एग्जाम हो गया। आपका कौन सा एग्जाम? तो भाई साहब आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो गया है। अब ये जो 2 दिन में हुआ है, कैसा पेपर का लेवल था, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, अब हम आज क्या करेंगे उसका एनालाइज करेंगे। हर जगह पर मैसेज कर आ रहा था कि भैया एक्सपेक्टेड पेपर करा दो, एक्सपेक्टेड पेपर करा दो। तो देखो आप सभी के सामने मैं लेके हाजिर हो गया हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2026 का जो सीबीटी 1 हो रहा है। 16 और 17 मार्च के ऑल शिफ्ट के हम मिला के क्वेश्चन करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और किस मतलब सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, आराम से पेशेंस से चीज़ों को समझिएगा और अच्छे से हम पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इसके बारे में कि किस किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है या एडवांस का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। उसी पे हमने पूरा ये जो सेट अपने बनाया है, एक सेट कंप्लीट उसी पे डेडिकेटेड है, जो आपके आने वाले एग्जाम है। जैसे एनटीपीसी के और सारे एग्जाम है, जैसे मान लीजिए कि 18 तक था, शायद 19 को है, फिर उसका सब 20-22 को उधर नहीं है बीच में, फिर उधर 27 तक है। तो जितने सारे शिफ्ट हैं उन सभी के लिए क्या होगा, हेल्पफुल हो जाएगा, उनको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भैया इससे क्वेश्चन आ रहा है। मैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा है वही क्वेश्चन कराऊं, ऐसा करना कहीं भी अच्छा नहीं है, ये एथिकल नहीं होगा, तो इसको हम नहीं कराएंगे। हाँ, हम उसी पे क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड पेपर करा देंगे कि इस टॉपिक से भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम ऐसे चीज़ों पर करा देंगे। ठीक है भाई, तो आइए चीज़ों को एक एक करके आराम से पढ़ेंगे और हम एकदम बेसिक से नहीं पढ़ेंगे। हम चीज़ों को एग्जाम में रहते तो कैसे उड़ाते, उस तरीके से हम चीज़ों को उड़ाएंगे। ठीक है भाई, आइए फिर शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि हमारा पेपर का पैटर्न कैसे कैसे चीज़ें आ रही हैं। हम ज़्यादातर फोकस किए हैं जीएस में कि जीएस के कौन कौन से पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे अभी 2 दिन की मैं बात करूँ तो 2 दिन में मैंने टोटल चीज़ें देखा। तो सबसे पहले एग्जाम में देखो मैथ, जो हमारा क्या है टॉपिक है, यानी जो हमारा ये टॉपिक है मैथ्स, इसमें बोलोगे भैया देखो ये मैथ्स है, जिसमें अर्थमेटिक का पोर्शन है भाई ना, वो 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में, जिसमें अर्थमेटिक का पोर्शन देखो तो 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं एडवांस का अगर पोर्शन देखें तो कहने कि ये बोल सकते हो कि भैया एडवांस में भी हमारा क्या है, 10 से 12 क्वेश्चन है, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो एडवांस से हमसे पूछे जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं वेटेज किसका ज़्यादा है, अर्थमेटिक का। और रेलवे में शुरू से रहा है ना कि अर्थमेटिक का वेटेज ज़्यादा ही देता है। ठीक है, रेलवे शुरू से अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझ में उनको दिक्कत होती है, इसीलिए ज़्यादातर हमें अर्थमेटिक पूछता है। ठीक है, वैसे ही आपका रीजनिंग का भी सेम वही चीज़ है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आइए मैं हाईलाइट करके एक एक चीज़ को दिखाता हूँ कि बोलोगे भैया जो हमारा एग्जाम का जो पैटर्न है कैसा है, डिफिकल्ट है कैसा है, तो बोलोगे जो यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले हुआ क्या था कि जब हमारा टेस्ट देना होता है, जैसे मान लीजिए जब एग्जाम होता है ना, तो उसके पहले एक डेमो टेस्ट देता है आरआरबी अपने वेबसाइट पे। जब वहाँ पर जब हमने टेस्ट देने गया, वहाँ पर देखा तो वहाँ पर क्या आ रहा था, तो जो भी हमारा आ रहा था ना सेक्शन वाइज आ रहा है, कि जैसे मान लीजिए पहले रीजनिंग आ गया, पहले मैथ्स आ गया, फिर पहले जीएस आ गया, ऐसे सेक्शन वाइज चीज़ों को सेट कर रखा था। लेकिन जब एग्जाम गया देने बच्चा, तो वहाँ पर देखने को मिला कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो मिक्स क्वेश्चन आ रहा है, कि कभी मैथ्स पूछ दे रहा है, फिर कभी रीजनिंग पूछ दे रहा है, तो ये सारे मिक्सअप होके आ रहे हैं। उसके बाद से जो डिफिकल्टी लेवल है, अगर मैं मैथ्स के डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो मॉडरेट टू टफ है, मतलब टफ इस केस में बोल सकते हो कि जो वहाँ पे जो हमारे एडवांस के क्वेश्चन दिया ना, वो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन दिया है, थोड़ा बहुत उसमें कैलकुलेटिव है, नहीं तो इतना भी नहीं है कि ज़्यादा टफ है। मॉडरेट ही क्वेश्चन है सारी चीज़ें, कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और प्यार से बना दीजिए। जो मैंने सेट भी लगाया हूँ तो बहुत इजी टू मॉडरेट ही रखा हूँ, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रखा हूँ जो आपके एग्जाम में उससे कोई वास्ता ही नहीं, तो ऐसी चीज़ों को हम नहीं करेंगे। हाँ, वो चीज़ें रखा हूँ जो आपके एग्जाम में टू द पॉइंट पूछा जा रहा है। रीजनिंग का लेवल एकदम मॉडरेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी टू मॉडरेट में ही है। नॉर्मल सी पेपर था रीजनिंग का, सारे बच्चे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए हैं। थोड़ा बहुत उनको पजल और पहेलिया में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी, बाकी नॉर्मल सी सारी चीज़ें। अगर मैं वही सब्जेक्ट के एरिया में बात करूं, जैसे जीएस की बात करूं, तो कंप्यूटर में टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें कुछ कंट्रोल एस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये सब चीज़ें से आ रहे थे, 1-2 क्वेश्चन वैसा था। फिर उसके बाद से करंट अफेयर का देखिए वेटेज, तो यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन मिले करंट अफेयर के वेटेज। और करंट अफेयर से आपका जैसे आईसीसी आप चैंपियन ट्रॉफी से पूछ दे रहा है, फिर उसके बाद से आपके मान लीजिए जो अभी हाल फिलहाल में बजट जो पास हुआ है उससे पूछ दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको देख के जाना है। पॉलिटी से जो क्वेश्चन आ रहा है 5 से 6 ना, इसमें ज़्यादातर अनुच्छेद से क्वेश्चन आ रहा है।
कि इस आर्टिकल में क्या है भाई साहब, तो राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है, तो इस सब से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वही हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री की चीज़ों को ज़्यादा ये पूछ रहे हैं अच्छे अच्छे। उसके बाद जियोग्राफी भी आपका वही है, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्मल सी चीज़ें कि 3-4 क्वेश्चन उससे आएंगे, या तो स्टैटिक का पार्ट डाल देता है इसमें, नहीं तो जो नॉर्मल है अपना वो चीज़ें देते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी उतना नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने को देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर उससे क्वेश्चन नहीं है। ज़्यादातर जो है सबसे वेटेज कम कर दिया वो साइंस का, क्योंकि हमें यहाँ पर हिस्ट्री और पॉलिटी है ना जो, वो बढ़ा दिया है यहाँ पे। उसको देखिए साइंस का वेटेज देखिए 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, और साइंस से भी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थोड़ा बहुत मतलब है कि अच्छे क्वेश्चन है कि थोड़ा बहुत आप टाइम लेके चीज़ों को समझ पाओगे। तो ये रहा प्रॉपर, मतलब ये प्रॉपर जो हमारा पेपर है, यानी प्रॉपर उसका एनालाइज मैंने बता दिया है। ओवरऑल एग्जाम का लेवल बोलिए तो आप इजी नहीं बोल सकते हो, मॉडरेट बोल सकते हो। लोगों को लगता है कि इजी टू मॉडरेट आ रहा है, नहीं। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एग्जाम में। उसके बाद से एवरेज अटेम्प्ट जो है 75 से 80 तो कर ही, लोग तो बोलते हैं कि 90 किए हैं, 95 किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखो तो 75 से 80 सारे लोग कर ही रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कटअप भी देखो तो 80 के करीब में ही जाएंगी आपकी चीज़ें। अगर 80 क्वेश्चन अगर सही करके आए तो समझिए कि आप रेस में हैं, आप CBT 2 के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये रहा टोटल पेपर का ओवरऑल, हमने जो एक्सप्लेन करके चीज़ों को बता दिया आराम से आपको 4 से 5 मिनट में चीज़ों को। अब आइए एक एक करके हम क्वेश्चन लगाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है और पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, एक माँ अपनी बेटी से वर्तमान में उम्र की क्या है, 2 गुनी उम्र है। कोई माँ है जो अपनी बेटी से 2 गुनी की उम्र में, वर्तमान यानी प्रेजेंट में। 10 साल पहले माँ अपनी बेटी की उम्र की 3 गुनी थी, तो माँ का वर्तमान आयु क्या होगा। एज से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल रहा है, हर एक मतलब शिफ्ट में एज से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं आप में। तो बोलोगे भाई यहाँ पे 2 लोग हैं, बोलोगे भैया मान लीजिए यहाँ पे मदर हो जाएंगी हमारी, उसके बाद से मदर के बाद से यहाँ पे डॉटर हो जाएंगी, यानी डॉटर हो गई। तो डॉटर ये वर्तमान में क्या है, मदर इनसे 2 गुनी है। अगर मान लीजिए x है तो ये 2x हो जाएगी। कौन सा, ये परसेंटेज बोला है। जब हम यहाँ तक पढ़ लिए तो आगे ये आगे क्या बोल रहा है देखिए। फिर बोला है क्या, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि देखो 10 साल पहले माँ अपनी बेटी की उम्र से 3 गुनी थी। 10 साल पहले, अगर हम पीछे जाएंगे तो माइनस करते हैं, और वही चीज़ अगर आगे आते हैं तो प्लस करते हैं। तो देखिए 10 साल पहले, तो दोनों में 10 साल पहले जाएंगे, तो माँ में अगर 10 साल पहले जाएंगे तो 2x माइनस 10, और बेटी में 10 साल पीछे जाएंगे तो x माइनस 10। और इनका रेशियो बोल रहा है कि जो 10 साल पहले जो है वो बेटी से 3 गुना हो जाती है क्या, माँ। तो ये हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से x का मान फाइंड कर लीजिए। बोलिएगा भैया यहाँ पे 2x माइनस में हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस में 30। ऐसा करता हूँ, इस 30 को इधर उठा के लेता हूँ, तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 30 माइनस 10 तो हो जाएगा 20। और यहाँ पे देखो 3x से इधर जाकर 2x घट जाएगा तो x बचेगा। तो x का जो मान आ गया वो 20 आ गया। जब x का मान 20 आ गया तो पूछा क्या है, तो भाई साहब माँ की वर्तमान आयु, जो हम प्रेजेंट में ये आयु हम लिखे थे, ये वर्तमान आयु माँ का, x का मान 20 है। तो भाई साहब आपको मालूम है कि 20 में अगर मैं 2 से गुणा करूँ तो 2 इंटू 20 करूंगा, तो जो माँ का वर्तमान आयु होगा वो 40 वर्ष होगा, और 40 वर्ष का है तो ऑप्शन नंबर सी पक्का। खत्म क्लास। तो ये सवाल था, ज़्यादा ऐसा कुछ सवाल नहीं था, नॉर्मल सी चीज़ें, बहुत ही बेसिक सवाल था। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 18, 35 और 140 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचे। क्या इस टाइप के क्वेश्चन मैं अपने बैच में नहीं कराया हूँ, जो रेलवे फाउंडेशन बैच कराया हूँ उसमें जाकर देखना, नंबर सिस्टम की जो मैंने 4 क्लासेज लिया है उसमें डिविजिबिलिटी जो हम पढ़ाए हैं, उसको से जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाए हैं उसमें ये चीज़ें बताया है कि नहीं, बहुत अच्छे से बताए हैं, और बहुत ही बेसिक ही बहुत ही सिंपल सवाल है। इससे हम हाई लेवल क्वेश्चन को वहाँ पे बताए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप चीज़ें नहीं देखे हैं तो जाइए इसी चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा तो रेलवे मैथ्स बाय अनुराग सर देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाके अपना चीज़ें कवर कर लीजिए जो भी चीज़ें छूटा हुआ है। बोला है क्या कि कोई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लेना है, जैसे मान लीजिए 18 से भी कटे और 35 से भी कटे और 140 से भी कटे, और प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचे। तो हम इसको बेसिक से नहीं जाएंगे। बेसिक क्या बोलता है कि भाई साहब इन तीनों का एलसीएम ले, उसमें 7 ऐड कर दोगे हमारा मान आ जाएगा, क्योंकि छोटी सी संख्या बोला है, लिस्ट कमल मल्टीपल। तो वैसे ना जाएगा, हम बाई ऑप्शन उड़ाएंगे, और देखो बाई ऑप्शन कैसे उड़ाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर मैं सारे ऑप्शन में से 7 घटा दूंगा तो सारे ऑप्शन से, सारे ये वैल्यू से ऑप्शन कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि 7 शेषफल बच रहा है। तो ऐसा करता हूँ, सब में से 7 घटाता हूँ। जब इसमें से मैं 7 घटाऊंगा तो बोलोगे भैया ये हो जाएगा हमारे पास 1263। अब उसके से इसमें 60 घटाओगे तो बोलोगे भैया ये 7 जैसे घटेगा तो हो जाएगा 1260। अगर मैं इससे 7 घटाता हूं तो बोलोगे 1330 हो जाएगा। अगर मैं इससे 7 घटाता हूं तो बोलोगे भैया 1200 हमारे पास आ जाएगा 1293। अब देखो, अब सारे से चेक नहीं करेंगे, हम एक नंबर उठाएंगे और वो नंबर कौन सा है, तो बोलोगे भैया 18।
और जो भी संख्या इन चारों संख्या में 18 से कटेगा, यानी कहीं ना कहीं इसके मल्टीपल से भी वो संख्या कटेगी, यानी कहीं ना कहीं इसके मल्टीपल इसके फैक्टर से कटेगी, बोलोगे फैक्टर से कटेगी, यानी ये बोल सकते हो कि 9 से भी कटेगी, यानी इसके फैक्टर से भी कटेगी। तो 18 का फैक्टर क्या होगा, तो बोलोगे 9 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 6 हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन मैं 9 से चेक कर सकता हूं, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है कि संख्याओं का योग अगर 9 हो रहा है तो 9 से कटेंगे। तो आइए, तो बोलोगे भैया ये 6 और 3 9, ये 2 1 3 ही हो रहा है, तो ये नहीं कटेगा। बोलोगे 6 2 8 1 9, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। 3 और 2 6 1 7, ये भी नहीं कटेगा। बोलोगे 9 3 2 5 1 6, ये भी नहीं कटेगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर सी है, जो भाई साहब 9 से कटेगा। अब देखो ये सारे संख्या से अगर इसको 18 से भी डिवाइड करोगे ना तो शेषफल 7 आएगा, क्योंकि मालूम है कि 18 सत्य कितना होता है, तो बोलोगे 126, देखो शेषफल 7 आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे तरीका लगाना है आपको एग्जाम में और चीजों को सेकंड में उड़ा देना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति 8 घंटे में 228 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 हिस्सा 5/8वें भाग में तय करता है तो शेष समय और शेष दूरी में तय की गई उसकी गति हमें बताना है। जानते हो ये पूरा लंबा चौड़ा इतना राम कथा दिया ना, इतना हमें ध्यान ही नहीं देना था, सिर्फ घुमाया है हमें। ये वाला लाइन देखिए, बोला है क्या, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी। कहीं ना कहीं हमें क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। तो बोलोगे भैया गति यानी स्पीड, स्पीड बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब होता क्या है कि डिस्टेंस क्या है, तो बोला है यहाँ पर शेष दूरी, टोटल दूरी कितना है, तो बोलोगे भैया 228, जिसमें से क्या कह रहा है भाई, 2/3 वो कवर कर दिया है, 2/3 कवर कर दिया है, तो बचेगा कितना शेष दूरी, तो 2/3 में से भाई साहब 1/3 बचेगा, तो 228 का 1/3 दूरी हो जाएगा। तो बोलोगे 228 का 1/3 कितना होता है, तो हमें ये मालूम है कि 3 7 21 3 6 18 यानी 76 किलोमीटर शेष बचता है। तो डिस्टेंस के नाम पे 76 किलोमीटर आ गया। जब डिस्टेंस के नाम पे 76 किलोमीटर आया तो हम देखते हैं भाई टाइम। अब टाइम बोलता है क्या कि शेष समय, टोटल समय कितना था 5/8, तो शेष समय क्या हुआ, तो 8 में से 5 घटा दो 3/8। अब 3/8 हमारा रिमेनिंग बचा, यहाँ पर कितना है 8, 8 का 3/8 निकालोगे, तो बोलोगे भैया 8 का 3/8 निकालूंगा तो हमें मालूम है कि सिर्फ 3 घंटा आएगा, यानी जो शेष समय है वो हमें 3 घंटा दे दिया, बात खत्म। तो यही बोला है कि शेष दूरी को शेष समय में तय किया करने में कितना चाल होगा, यानी उसकी गति क्या होगी। तो बोलोगे भैया कुछ नहीं करेंगे, काट देंगे, 3 दूना 6, उसके बाद से 1 3 5 15, फिर यहाँ पर 3 3 9, यानी 25.3 के करीब में आएगा, और 25.3 का है तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। तो वैसे सवाल है, इतना लंबा चौड़ा सवाल दिया है, लेकिन सॉल्यूशन इसका देखिए इतना में खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन को प्यार से पढ़ना है और आंसर लेके आना है, ज्यादातर नहीं सोचना है। आइए, कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 30 और प्लस कॉस स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 90 का मान बताइए। बताइए, ये भी कोई सवाल है, कितना इजी सवाल है, और ऐसे इसी सवाल आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट सवाल आ रहा है, नॉर्मल सवाल आ रहा है। बोलोगे कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो भाई 3/4 हो जाएगा। उसके वजह से cos 60 के मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा। और प्लस में cos 90 का मान होता है 0, तो 0 का स्क्वायर करो 0 ही होता है। तो बोलोगे 3 1 4, 4/4 1 हो गया, एक कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी फिनिश। तो ये सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है x बराबर में 3 + √8 बराबर में इतना है, तो इसका मान फाइंड करना है। कभी भी अगर हमारे ऐसा मान दे दे तो मैंने क्या बताया, तो बोलोगे भैया हमेशा अगर इसमें से ऐसा मान दे तो हमारे पास 2 मान निकल के आता है। वो 2 मान कब निकलेगा, जब हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि इन दोनों को स्क्वायर करते हैं। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके इनका डिफरेंस 1 आया तो 2 केस बनता है। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, √8 का स्क्वायर करोगे तो 8 होगा। तो 9 और 8 का डिफरेंस 1 आया, जब 1 आएगा तो 2 केस बनता है। एक केस बनता है 1x + 1/x। अगर इसको लिखने हैं तो 2 इंटू में बड़ी संख्या कर देते हैं, तो बड़ी संख्या इसमें 3 है, क्योंकि भाई साहब बड़ी संख्या इन द सेंस इसके स्क्वायर 9 हो जाएगा। और एक बनता है x - 1/x, इसमें करते हैं 2 इंटू में छोटी संख्या, और छोटी संख्या √8 है। तो हमारे पास 2 मान निकल के आ गया। अब इसको बनाइए, बोलोगे भाई ये हमारे पास मान दिया है। देखो कितना सिंपल सवाल है, जब ये मान दिया है तो √x - 1/√x, अगर इसका मैं स्क्वायर करने जाऊं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो बोलोगे भैया x प्लस में 1/x, ठीक है, स्क्वायर करोगे, फिर उसके बाद से हमारे पास प्लस हो जाता है, क्योंकि यह है a² + b², और माइनस में 2 इंटू में होता है हमारे पास √x इंटू में 1/√x होता है। तो ये √x कट जाता है, इसीलिए हम ये नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट -2 लिख देते हैं। आपको मालूम है कि x + 1/x का मान कितना है, तो बोलोगे भैया हमारे पास ये 6 आया है, तो यहाँ पे 6 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास निकल के आ गया 4। ठीक है भाई, 4 आ गया। ये स्क्वायर की है तो 4 आएगा, हमें रूट निकालना है तो इस पे भी रूट लगा दीजिए, तो 4 पर रूट लगा दीजिए तो 2 आ जाएगा, और यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म।
फिनिश। तो ये अच्छा सवाल था, अलजेब्रा का सवाल था, और अलजेब्रा के सवाल आपके आ ही रहे होंगे। जो भाई एग्जाम दे के आ गए हैं उनको आइडिया होगा कि इस टाइप के सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आइए नेक्स्ट चलते और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एन भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण, देखो क्या बोला है यहाँ पे, बोलो भैया बाहरी कोण कोण के योग और आंतरिक कोण के योग का अनुपात कितना है, इतना है। तो नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का माप बताना है। बहुत सिंपल सवाल। आपको मालूम है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल है ना। देखो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है, तो बोलोगे भैया इंटीरियर एंगल प्लस में एक्सटीरियर एंगल का योग होता है भाई 180, और इन दोनों का मान दे दिया है। तो बोलोगे भैया दोनों का मान दिया है 43 और 2 45 का मान दिया है, यानी 45 का मान 180 दिया है। तो हमें एक का मान निकाल लीजिए, तो 45 दूना 90 यानी एक का मान 4 आ गया। और पूछा क्या, आंतरिक कोण का मान यानी 43 का मान पूछा है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें 43 से गुणा कर दे, 43 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, हाथ में 1, 4 चौको 16 1 17, 172 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए फिनिश। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया है, बस आपको समझना होता है कि होता क्या है ये चीजें। अगर ये चीजें आपको मालूम है तो बहुत आसान से आप डील कर पाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और 7 को पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि प्रकार पी क्यू और आर की प्रत्येक वस्तु की कीमत 280 है। ठीक है भाई, द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल टाइप पी क्यू आर इतना इतना इतना। तो रिस्पेक्टिवली योगेश बाइज आर्टिकल ऑफ ईच, क्योंकि यहाँ पे पढ़िए इंग्लिश पढ़ लेते हैं। बोला है कि आर्टिकल ऑफ बाई ईच टाइप इन द रेशियो 4:2:5 एंड द स्पेंड और टोटल इतना। तो हाउ मेनी आर्टिकल टाइप क्यू ही परचेज, यानी भाई सब जो क्यू नंबर का टाइप क्या है, कितना आर्टिकल परचेज किया है, हम ये बता दीजिए। तो बोलोगे भैया हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं रेशियो में, क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हो गया प्राइस। अब प्राइस यहाँ पर लोगे तो बोलोगे भैया प्राइस दे रखा है कितना 280, उसके बाद से दे रखा है 185, और यहाँ पर हो गया 105। अब प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पर आ गया, क्वांटिटी कितना है, तो बोलोगे भैया 4 हो गया, फिर 2 हो गया, 5 हो गया। अब आपको मालूम है कि कभी भी प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है, तो बोलोगे भैया कॉस्ट निकल के आता है, इसका खर्चा निकल के आता है। तो 0 8 चौको 32 को हाथ में 3, 4 दूना 8 और 3 1120 हो गया। ये 185 का दूना 5 दूना 10, हाथ में 1, 18 दूना 36, 1 37। अब ये हो जाएगा 525 हो जाएगा हमारे पास। अब सारे को ऐड करते हैं, टोटल खर्चे को ऐड करते हैं। तो बोलोगे भैया टोटल खर्चे, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास, देखो 5 5 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 7 2 9 2 11, हाथ में 1 हो गया, वहाँ पे 5 3 8 1 9 1 10 की हाथ में 1, और यहाँ पे 2015 का मान कितना दिया है, तो बोलोगे भैया हमारे पास कितना दिया है, तो 8000 कितना 8060 दिया है, 8060 दिया है। कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखोगे ना तो देखो ये अपने आप का कितना गुना है, तो बोलोगे अपने आप का 4 गुना है, यानी 1 यूनिट का मान 4 आ गया। हमसे पूछा क्या है, खर्च। तो उस प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी, उस प्रकार हाउ मेनी आर्टिकल ऑफ क्यू, क्यू पूछा, यानी यहाँ पर उस प्रकार, यानी क्यू प्रकार की, यहाँ पे क्यू लगा देना, क्यू प्रकार की पूछा है कि क्यू प्रकार के आर्टिकल कितना खरीदी। हमें ये पूछा है भाई सब आर्टिकल, यानी कहीं ना कहीं इसकी क्वांटिटी की बात बोला है। क्यू की क्वांटिटी कितना है, तो ये हमारा पी था, ये क्यू था, ये आर था, तो क्यू का 2 है, तो 4 में 2 से गुणा करेंगे, यानी 8 खरीदी, और 8 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। बताओ कितना सिंपल से कितना प्यार प्यार तरीके से भाई आपको हर एक चीज़ों को समझा दे रहा है, क्योंकि इसी टाइप में क्वेश्चन आपका आ रहा है, ज़्यादा इतना भी नहीं है कि ज़्यादा लेंदी आपको दे रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और 8 को पढ़ते हैं। कह रहा है पी, यहाँ पे बोला है 5 पी क्यू प्लस में 16 क्यू का स्क्वायर माइनस में 5 पी क्यू माइनस में हो गया हमारे पास 16 क्यू स्क्वायर। ये जानते हो क्या, बहुत इजी होता है, बस एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या आपको मालूम है, या तो आप ऐसे नॉर्मली गुणा कर दो, या ऐसे कर सकते हो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो निकल के आ जाएगा। बाकी इस फॉर्मूला पर लगाना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस में दे दे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमेशा इसका मान होता है 4ab, बस बात खत्म। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 4ab, तो सबके जगह पर लिख सकते हैं 4ab। 4 हो गया, ए का मान क्या बोलोगे, तो बोलोगे ए का मान है 5, कहीं ना कहीं हमारे पास पी क्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास बी का मान क्या है, तो बोलोगे 16 क्यू हो गया, यहाँ पे 16 क्यू हो गया, गुणा कर दो, अब आंसर आ जाएगा। तो बोलोगे यहाँ पे 16 25 80 का 3 गुना, 80 का 4 गुना 320, पी पी है तो पी पी हो जाएगा, और क्यू में गुणा करेगा तो क्यू स्क्वायर, यानी 300 पी क्यू स्क्वायर, 320 पी क्यू स्क्वायर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए फिनिश। ठीक है भाई, बेसिक सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था। आइए नेक्स्ट चल दिए और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुर्लभ पुस्तक विक्रेता एक विंटेज उपन्यास को एक कलेक्टर को 1440 रुपए में बेचता है, ठीक है।
कलेक्टर बाद में इसे 25% का लाभ पर नीलाम करता है, तो नीलामी में अंतिम खरीदार की कीमत कितना चुकाएगा। देखो मान लीजिए कोई एक हमारे पास उपन्यास है जो 14 से 40 रुपए में बेचा गया है, फिर वो कलेक्टर के पास है और कलेक्टर उसको 25% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए मैं हूं और मैं 25% आपको लाभ पर बेचता हूं, तो जो आप उसको खरीदोगे तो खरीदने के लिए आप कितना रुपये पेमेंट करोगे, यही पूछा है। बस बहुत सिंपल सवाल है। तो अब बोलोगे भैया 1440 से मान लीजिए हमारे पास कितना 1440 है, इस पे 25% का लाभ कमाना है, तो कोई चीज 100 है, 25% का लाभ कमाओगे तो 125, और आपको मालूम है कि इसको काटोगे कि 25 से 4 बार में, 25 से काटोगे तो 5 बार में, 4 से गुणा कर लो, 4 3 12, 4 6 24, 0 0 6 5 30, हाथ में 3 आ गया यहाँ पर 1800 हो जाएगा, और 18 से कहा है तो ऑप्शन नंबर सी फिनिश। तो यानी 1800 रुपये में देखिए उपन्यास खरीद लोगे। सिंपल से सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और 10 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 64 तक ऋषि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा। हमें क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। कभी भी अमाउंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करते हैं। तो बोलोगे भैया 64 रुपये की कोई प्रिंसिपल है जो अपने आप का 100% का मान है, हमें अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में यहाँ पर सीआई का ब्याज है तो सीआई, नहीं तो एसआई का ब्याज है तो एसआई। प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है। ब्याज सीआई क्या है, देखो चक्रवृद्धि है तो 15% के हिसाब से 2 साल के लिए निकालो, 2 साल। तो हमने क्या बताया है, एक बार 15 ऐड कर देंगे 30 हो जाएगा, और एक बार 15 का स्क्वायर यानी 225। लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही अंक होना चाहिए, तो 2 इधर दे दोगे तो बोलोगे 32.25 हो गया। तो हमारे पास टोटल आ गया 132.25 का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख दो 132.25% का मान फाइंड करना है। बोलोगे परसेंट से परसेंट खत्म, पॉइंट हटेगा, 00 आ जाएगा, 00 से 00 खत्म। यहाँ काटो 25 से 4 बार में, 25 से 25 छः कितना होता है 150, 25 125 7 72, 25 दूना 50 22, 25 9 225, फिर 4 से काट दो 16 बार में, 16 का 9 गुना है तो 144, 7 में 14, 16 दूना 32 और 14 होता है हमारे पास 32 और 14 46 के 6 हाथ में 4, 16 25 80 और 4 84 64 हो जाएगा आंसर हमारा, और 84 64 ऑप्शन नंबर डी खत्म। कैलकुलेशन फास्ट है तो बहुत प्यार तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। भाई प्रथम 12 बोला है तो ऑप्शन नंबर है। विषम बोला है यानी कभी भी ऑड बोले, यानी लगातार ऑड कितने भी बोले मान लो यहाँ पे, तो हमेशा उसका एवरेज एन होता है। वहीं अगर इवन बोल दे कि प्रथम 12 क्या सम संख्याओं को, तो n+1 हो जाता है, बस बात खत्म, उसमें उस कुछ नहीं करना होता है। आ जाइए नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है क्या, यदि एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और इसकी त्रिज्या 14 है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया 2πr और r प्लस में h होता है। और हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया जिसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, या इसको बोल सकते हो लेटरल सरफेस एरिया, नहीं तो बहुत ऐसे लोग इसको बोलते हैं क्या कर्व सरफेस एरिया, क्या CSA, कुछ भी लिख सकते हो। तो बोलोगे भैया यहाँ पे 2πrh हो जाता है, ठीक है भाई। और वहीं अगर मान लो इसके पास अगर वॉल्यूम पूछ दे हमसे तो बोलोगे πr² होता है, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल है, बहुत बेसिक है, आपको हर लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला है इसका। ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया भाई साहब, बोलोगे भैया 2πr इंटू में r प्लस h का मान इन्होंने दे रखा है कितना 3080। अब इसको यहाँ से कैलकुलेट करके हम एच का मान निकालेंगे क्योंकि हमें आर का मान दिया है। तो बोलोगे 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान इन्होंने 14 दे रखा है, तो यहाँ पे 14 प्लस में एच हो जाएगा और बराबर में 3080 हो जाएगा। काटिए। अब इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे देखिए, अगर मैं इसको काटूं तो कैसे काट सकते हैं, ये वाइट से काटते हैं। बोलोगे भैया अगर मान लो मैं 22 से काटता हूं तो 22 से काटो, 22 से कम 22 8 88, 22 का 4 गुना 88। यहाँ पर 14 से काट लो भाई साहब 10 बार में, अब इसको काट लो 2 काट देगा इसको 5 बार में, तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 7, 7 में उधर जाके हो जाएगा 35। तो बोलोगे 14 प्लस में h बराबर में 35, तो h का मान होगा 35 में से 14 घटा दोगे तो 21, यानी हमारे पास 21 आ गया h का मान। जब 21 आ गया h का मान तो निकाल लो, हमारे पास बोला क्या है, तो बोलोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया इसको बोल सकते हैं, यानी यही बता देखो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। बात वही होता है लेटरल या कर्व बोलो, तो बोलोगे इसका फॉर्मूला होता है 2πrh, ठीक है। 2 का यहाँ पे हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है, बाकी 1 सेकंड में भी उड़ाना कैसे वो भी बता दूंगा मैं। रेडियस कितना दिया है भाई, तो बोलोगे 14 दिया है, और हमारे पास हाइट कितना दिया है, तो 21 हाइट दिया है। अब आइए इसको काटते हैं। जब हम काटने गए यहाँ पे तो देखो 7 से काटूंगा 3 बार में, 7 3 21। अब देखो 14 कितना होता है 42, और 22 दूना कितना होता है 44,
अब ये हमें गुणा करना है, तो 4 और 2 8, यूनिट डिजिट लास्ट में कितना है 8, 3 में ऑप्शन है। तो बोलोगे भैया यहाँ पे हो जाएगा 8। अब 8 हो गया यहाँ पे, तो देखो 4 दूना 8, अगर मैं 4 चौका 16 और 4 दूना 8, तो 16 और 8 कितना होता है 24 के 4 हाथ में 2, फिर देखो फिर 4 चौका 16 और 2 कितना होता है 18, यानी गुणा करने पाएगा 18 48, और 18 48 का है तो ऑप्शन हमारे ये सवाल है। ठीक है, जब हम इतना देखें ना, हर एक चीज देखें, इसको पूरा बेसिक से बनाए, ऐसे निकाले, तो हम एक चीज इसमें नोटिस किया, और वो क्या होता है कि कभी भी अगर हमारे पास मेंसुरेशन का सवाल आए और उसमें हमसे पूछ दे क्या भाई, कि पूछ दे अगर कहीं ना बाई, अगर पाई का मान देख लिया आपने, यानी जब हम लास्ट में निकाल रहे थे तो क्या निकाल रहे थे, तो बोलोगे भैया 2πRH, यानी जब पाई आ गया तो समझो पाई क्या होता है 22 बट्टे में क्या होता है 7, यानी कहीं ना कहीं 22 11 का मल्टीपल होता है। तो जो भी ऑप्शन होगा 11 का मल्टीपल होगा, और 11 का मल्टीपल ये बोलता है कि ऑड प्लेसेस को आपस में ऐड करिए, इवन प्लेसेस को आपस में ऐड करिए, और उनका डिफरेंस ले लीजिए। अगर उनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल बनता है तो 11 से कटेगा। आइए, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 4 1 5 हो गया, और 8 8 16, 16 में से 5 घटा हुआ 11 होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, तो बोलोगे यहाँ पे 9 1 10 होता है, और 8 7 15, इनका डिफरेंस लोगे 5 होगा। 4 और 2 6 होता है, 8 है, 8 और 6 का डिफरेंस 2 होता है। यहाँ पे देखो ये हो गया हमारे पास 8 और 9 8 17, 17 और 8 का डिफरेंस 9 होता है, तो खत्म। तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो हम इतना ताम झाम जो ये करने की जरूरत था वो नहीं करते, हम डायरेक्ट अपने आंसर मार देते हैं सिर्फ 11 के मल्टीपल पे। तो ये भी चीज़ें आपको आनी चाहिए एग्जाम में कि कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं। बाकी मैंने रेलवे फाउंडेशन बैच में कंप्लीट ये मेंसुरेशन को करा दिया है, 2D और 3D को भी बढ़िया से पढ़ाया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और 13 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा सीओ अपनी आय का 50% खर्च करता है, और यदि वह 42,000 रुपये बचाता है। मान लीजिए उसका इनकम 100% है, जिसका वो 50% खर्च करता है, तो खर्च कर दिया तो भाई साहब बचेगा कितना, तो बोलोगे 50% बचेगा, और इसी का मान दे रखा है कितना भाई, तो 42,000। अब हमसे पूछा क्या है, बोला उसकी आय है, तो उसकी आय यानी 100% का मान बताना है, तो 50 में 2 से गुणा करोगे तो 100% हो जाएगा, और इधर भी 2 से गुणा करो, क्योंकि भाई साहब जब इधर 2 से किए हो तो इधर भी 2 से करो, तो 84,000 आंसर हो जाएगा, और 84,000 का है तो ऑप्शन हमारे बेसिक सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 क्या कह रहा है। कह रहा है भाई साहब ये मान दिया और इसका माध्यिका बताना है। माध्यिका क्या होता है भाई साहब, यानी मीडियन बताना है। मीडियन बोलता है भाई कि सबसे पहले या तो इस जितने नंबर थे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के उनके बीच की वैल्यू उठा लो। तो बोलोगे सबसे छोटा पहले असेंडिंग में सजाते हैं, तो 6 आ गया, 6 के बाद से 8 है, 8 के बाद से 6 के बाद से 8 और 9 है, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 है, फिर 11 है, फिर उसके बाद से कितना है 16 है, फिर 22 है। यही सारी चीजें निकाल दिया। अब देखिए सबसे आसान होता है निकालने का भाई साहब, एक एक अंक काट दे जाओ, इधर भी काट दो, इधर भी, इधर भी काट दे, इधर भी काट दे, बचा 2 अंक, एक अंक बचता है तो वही हमारा एवरेज होता है। 2 बनता है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 11 9 कितना होता है 20, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो हमारे पास माध्यिका 10 निकल के आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खत्म। कितना बेसिक, कितना नॉर्मल सा सवाल था, कितना सिंपल सा सवाल था। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए को दिया जाने वाला न्यूनतम मान क्या होना चाहिए ताकि 8 अंकीय संख्या, यानी कहने के 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये 2 हो गया, 2 4 2 6 2 8 को संख्या है जो 4 से विभाज्य है। तो हमेशा मालूम है कि भाई साहब 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि पीछे का 2 अंक यानी लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो बोलोगे भी यहाँ पे 2a, ए का ऐसा कौन सा न्यूनतम मान रखे भाई साहब जो 4 से कट जाए, तो ऑप्शन उठा लो। सबसे न्यूनतम मान 0 दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर ए के जगह पर 0 रखें तो क्या 20 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खत्म। तो ये तो लल्लू सा सवाल है, क्वेश्चन देखते उड़ा दोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक पंखे का अंकित मूल्य इतना है, उस पर 12% की छूट दी जाती है, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस बताना है। मान लीजिए हमारा ये मार्क प्राइस दिया है कितना भाई, कितना 775, इस पे मान लीजिए हम कितना परसेंट का छूट देते हैं, 12% का। कोई चीज 100 है, 12% का छूट दे रहे हैं, 88 में जाएगी, और यही मान निकालना है। काटिए इसको, 25 तिहाई 75, 25 से कम 25, 25 का 4 गुना 100, और 4 से काट दो 22 बार में, 22 से कम 22 के 2 हाथ में कितना हो गया भाई, तो बोलोगे 2 एक ही में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है, फिर भी नहीं निकाल लो 2, 22 थे 66 और 2 कितना होता है 68, 682, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और 17 को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि 3 श्रमिक ए बी और सी एक दीवार को पेंट करने में का सौंपा गया। ये क्या कह रहा है भाई, तो बोलोगे यहाँ पे कि ए हमारा है जो 8 घंटे और बी 12 घंटे और सी 16 घंटे में काम पूरा कर सकता है। यदि वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो सी 2 घंटे बाद काम छोड़ देता है, तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। बहुत लल्लू सा सवाल है, ये हमारा टाइम एंड वर्क सवाल है। बोलोगे यहाँ पे 3 लोग हैं, एक ए हो गया, ए कितने देर में कर रहा है 8 घंटे में, बी जो है हमारा कितना देर में कर रहा है तो 12 घंटे में, और सी जो कर रहा है भाई हमारा
यानी कहने की 16 घंटे में। इनका जब मैं एलसीएम लिया तो 48 निकल के आया। एफिशिएंसी 8 6 48, 12 चौका 48, 16 3 48 आ गया। अब जब बोला है कि ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, साथ में काम करते हैं और सी 2 घंटे बाद काम छोड़ देता है, तो सबसे पहले देखो कि 1 घंटे में कितना काम करेंगे। 4 6 4 10 3 13, 1 घंटे में 13 काम करेंगे, 2 घंटे साथ में काम करेंगे, 26 काम हो जाएगा। 48 में से 26 घटा दोगे तो 22 आ जाएगा। अब जो ये 22 काम होता है ना, ये सी छोड़ देता है, तो बचे 2 लोग वो करेंगे। अब वो 2 लोग कौन है, तो ए और बी। इनका एफिशिएंसी 6 और 4 10, यानी 10 के एफिशिएंसी से करेंगे तो 2.2 आवर में काम को कंप्लीट करेंगे। अब हम जाएंगे ऑप्शन खोजेंगे और ऑप्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि हमसे एग्जामिनर ये पूछा ही नहीं। एग्जामिनर ये पूछा है कि कुल कितना समय लगेगा, कि कार्य को पूरा करने में टोटल टाइम ही कितना लगेगा, यानी कुल टाइम पूछा है। ये सिर्फ पूछता है कि सी को जाने के बाद से जो शेष रिमेनिंग वर्क है उसको ए और सी को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तब बोलते कि इतना 2.2। लेकिन टोटल पूछ दिया है तो भाई साहब 2 घंटे तो ये लोग भी तो किए हैं काम साथ में। देखो 2 घंटे तो किए हैं साथ में, तो इसमें 2 घंटे ऐड कर दीजिए, तो टोटल काम 4.2 आवर में कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिनिश। बताइए इसमें किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं, बहुत बेसिक, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक गांव की जनसंख्या कितना है, इतना है। पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष इसमें 30% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि होने के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी निकालिए। कभी भी ऐसा सवाल आए कि भाई साहब पहले साल इतना परसेंट बढ़ा, इतना परसेंट घटा, फिर लास्ट में इतना परसेंट बढ़ गया, तो हमेशा ध्यान रखना वहां पे यूज करेंगे सीरीज मेथड। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जनसंख्या कितना थी, तो 1 थे, उसके बाद 4 जीरो हो गए। ठीक है भाई, इसमें पहले साल वृद्धि होता है 15%, 100 की चीज 115 में जा रहा है। फिर दूसरे साल हो रहा है भाई 100 की चीज 130 में जा रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब इसको काटिए, काटोगे तो बोलोगे 23 से कितना, 4 से काट लो 25 बार में, 4 से थोड़ी कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार में, और इसको 5 से काट लो 23 बार में। ठीक है भाई, इसको 0 से 0 खत्म कर लो, और यहाँ से देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। फिर इसको 2 से काटोगे तो भाई साहब यहाँ पे 8 और डबल जीरो आ जाएंगे। तो बोलोगे भैया पहले गुणा कर लेते हैं, 23 को इसमें डबल जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद से 23 का 8 गुना होता है 161। ठीक है, और यहाँ गुणा कर लेंगे 13 से, डबल जीरो 13 कम 13 हाथ में 1, 13 पचे 65, 13 छः 78, 1 69। ठीक है भाई, 69 आ गया। उसके बाद से बचा कितना, 7, और 13 और 7 कितना होता है 21। तो यहाँ पर 21 लाख 93, सॉरी 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 2,19,300, 2,19,000 थोड़ी होगा, 2,19,000 आ रहा है हमारा। ऑप्शन कहीं गलत कर रहे हैं क्या, देखना यार, डबल जीरो। ठीक है, उसके बाद से देखो 23 से कम, 23 के 3 हाथ में 2, 23 का 6 गुना 61, और 2 कितना होता है भाई, यानी कहीं ना कि हम मैं देखूं गलत कहाँ हो रहा है, डबल जीरो डबल, 23 से कम, 23 के 3 हाथ में कितना हो गया भाई 2। अब 23 का 6 गुना 61 और 2, 61 और 2 होता है भाई 63। कहीं तो गलत कर रहे हैं भाई, ऑप्शन गुणा में कहीं गलती हो रहा है। कर लेते हैं फिर एक बार, कोई बात नहीं भाई, आराम से देखो 20 से 23, ठीक है, फिर यहाँ पे 130, देखो यहाँ से डबल जीरो 2 से काट दिए। ठीक है, एक बार कर लेते हैं फिर मिला के, क्या पता कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डबल जीरो हो गया, उसके बाद देखो 8 तरीके 24 के 4, अच्छा 23 सत्ते 61 होता है, 23 आठे 184, यहाँ पे गलती कर रहा था, कोई बात नहीं भाई, हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक है। अब यहाँ पे 184 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कर लेंगे 13 से, तो डबल जीरो हो जाएगा, फिर 13 चौका 52 के कितना हो जाएगा, 2 हाथ में 5, 13 आठे कितना होता है, तो 13 सत्ते 91, 13 आठे कितना 104 और 5 109, हाथ में कितना आ गया 10, 13 और 10 23, यानी 23 92 डबल जीरो, 23 92 डबल जीरो, ऑप्शन नंबर सी ये सवाल था। मैं कह रहा था कि कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो कर रहा हूँ गलती, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, छोटी मोटी कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है कि आपसे गलती ना हो पाए। कह रहा है कि सुमन, तारिक और नेहा 6 रेशियो 11 रेशियो 12 रेशियो के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में कुल इतना रुपए का लाभ कमाया, तो सुमन और नेहा के बीच का हिस्सों का धनात्मक अंतर। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर वर्ष का अंत बोल देना यहाँ पे, यानी कहने कि हमारे पास टाइम सेम हो गया। जब टाइम सेम होता है तो हमेशा ध्यान रखो कि प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि ये पार्टनरशिप का सवाल है, तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा किसके, तो इन्वेस्टमेंट के। तो बोलोगे भैया प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट जिसका रेशियो दिया है इन्होंने कितना, तो 6 रेशियो 11 रेशियो 12 रेशियो। ठीक है, अब इसके अंत में इतना मिलता है, यानी टोटल लाभ की बात करो तो 79721 का मान दिया है कितना, 12 और 10 21, 23 और 6 29, 29 का मान दिया है, हर में इनका डिफरेंस पूछा है। कहीं ना कहीं देखो सुमन और नेहा का डिफरेंस पूछा है, तो सुमन तारिक नेहा है हमारे पास, देखो तो सुमन तारिक इनका डिफरेंस यानी 6 का मान पूछा है। आ जाइए अब उड़ाते हैं।
बोलोगे भैया अब 29 से काट, 29 से पढ़ा है आपको मालूम, तो काटो भाई। तो बोलोगे भैया 29 अगर मैं इसको काटूँ तो 29 दूना 98 होता है। 98 में 20 ऐड करूंगा तो बोलोगे भैया 78 यानी 217 हो गया। 217 अगर मान लो 30 का 4 गुना करूंगा तो 120 होता है, यानी 30 का 7 गुना करना पड़ेगा। तो 29 का 7 गुना करूंगा, 30 का 7 गुना होता है हमारे पास 210, 29 का 7 गुना होता है 203। तो हमारे पास आ जाएगा कहीं ना ये 7 बार में, यानी आ गया 4 1, यानी एक ये आ गया उसके बाद। ठीक है, फिर 2 आ गया। अब 29 यानी 30 का 5 गुना होता है 150, यानी 29 का 4 गुना करेगा। तो 29 का 4 गुना कैसे करेंगे, यानी 30 का 4 गुना होता है 120, यानी 116 हो जाएगा। 116 तो 12 में से 6 गया 6, 3 में से 1 गया 2, यानी यहाँ पे 2 आ गया, लास्ट में आ गया 261। अब 261 हो गया तो 29 का अगर मैं 8 छके ना 7, तो यहाँ पे 6 बार में तो 6 5। अब यहाँ पे 261 पे जाना है हमको। अगर कहीं ना कहीं मैं इसको मान लो कि अगर 8 बार में जाकर 9 बार में जाता हूँ, 29 का 9 9 81, अगर मान लो 30 का 9 गुना कितना होता है तो बोलोगे 9 3 27, 270, यानी 9 बार में खत्म हो जाएगा। यानी ये कंप्लीट कट जाएगा भाई साहब कितना बार में, तो 279 बार में कट जाएगा। जब 29 से हमने काटा तो अब गुणा कर लीजिए, 9 छके 54 के, अब एक ही ऑप्शन आ गया यार, 9 छके 54 एक ही ऑप्शन है, बात खत्म, क्योंकि यूनिट डिजिट में सिर्फ 4 ही है। देखो 9 छके 54 हाथ में कितना आ गया 5, 7 छके 42 और 5 43, हाथ में 4, 6 दूना 12 और 4 कितना होता है भाई 16। ओ हो, मिस्टेक मिस्टेक, कुछ तो मिस्टेक हुआ हमसे। 69 721। अगर मान लो यहाँ पर देखो हमसे मिस्टेक हुआ क्या है, मैं दिखाता हूँ। जब यहाँ पर हमने काटा, किससे काटा, एक बार हम यहाँ पे मिला लेते हैं। ठीक है भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। जब यहाँ पर 217 हमने किया है कितना 203, यानी कहीं ना कहीं देखो हमारे पास 279 आया है, और पूरा कितना है 69 721। अब यहाँ पर अगर मान लो 2 बार में गया तो हमारे पास निकल के आया था कितना 21, फिर हमने 7 ले लिया तो 203 आया। ठीक है भाई, 2 बार में गया, फिर उसके बाद से हमने 7 बार में गया, फिर उसके बाद से 142 आ गया। जब 142 आया तो यहाँ पर हमने छोड़ा है क्यों, क्योंकि आपको मालूम है 4 हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर हमने छोड़ दिया था, कैलकुलेट करने के टाइम में 4 छोड़ दिया था। यहाँ पे 4 और 9 होगा। ठीक है भाई, तो माफ करना, फ्लो फ्लो में ये चीज़ें हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब बोलोगे 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 6 चौका 24 और 5 कितना होता है 29, हाथ में आ गया 2। अब 7 6 के 42 और 2 44 के 4 हाथ में आ गया कितना 4, 6 दूना 12 और 4 16, यानी 16 494, 16 494, ऑप्शन नंबर सी ये था। तो हमने वहां पर जब कैलकुलेट किया तो 4 मिस्टेक कर दिया था, हमने काटा था 4 हमारे बीच में आया था, लेकिन हम लिखना भूल गए थे। कोई दिक्कत नहीं, जब उम्र हो जाता है ना तो आदमी के साथ यही होता है, कुछ चीज़ें भूलने लगता है अब हमारा उम्र हो रखा है, इसीलिए हम चीज़ों को भूल रहे हैं। आइए अब कह रहा है कि एक दौड़ में एक एथलीट पहले लैंप में 150 सेकंड और 150 सेकंड में 450 मिनट की दूरी, माने एक बार जब राउंड करता है ना तो बोला है कि 150 सेकंड में 450 मीटर की दूरी तय करता है। वह उतनी ही दूरी दूसरा लैंप में 75 सेकंड में तय करता है। तो एथलीट की औसत गति बताना है, यानी एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड क्या बोलता है, तो बोलोगे भैया हमेशा हमेशा से मालूम है कि या तो वो फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो ये होता है कि एवरेज स्पीड निकाल दो। एवरेज स्पीड अगर मैं निकालूं, ठीक है, औसत गति बताना है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस क्या है भाई, तो पहले भाई साहब 150 सेकंड में 450 मीटर जा रहा है, फिर 75 सेकंड में 450 मीटर, तो 450 यानी 900 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। टाइम क्या है, तो बोलोगे पहले 150 सेकंड जा रहा था, फिर दूसरा में 75 सेकंड चला गया, यानी 900 मीटर। और टोटल इसको देखो तो 75 और 150, यानी इसमें हम 50 ऐड कर देंगे 225 हो जाएगा। जब 225 होगा तो काटेंगे, तो 25 से 9 बार में 25 3 75, 15 25 6 150, 9 से काटेंगे तो कहीं ना कहीं भाई साहब 4 लगेगा, और चाहे भाई साहब 4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, हमारा बात खत्म। ये सवाल था, बढ़िया सवाल, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले ये बताओ कि जो हम ये पेपर दे रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है, कि बहुत इजी है यार, है ना, इसी टाइप का सवाल आता है इसमें, ऐसा नहीं कि पूरा कुछ ऐसा हाई लेवल का देगा। हाँ, कैलकुलेशन के पार्ट को बढ़ा देता है बस, कि जिसका जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा वो चीज़ों को कर पाएगा। जैसे अभी आप लोग बताना कि यूपीएसआई का एग्जाम कितने लोग ने दिया है, बताना जरा, आप कमेंट पर करके बताना कि यूपीएसआई के एग्जाम कितने भाई लोगों ने दिया है। क्योंकि यूपीएसआई एग्जाम में ऐसा हुआ था कि पेपर का लेवल देखना कि मैथ्स का लेवल कितना ईजी दिया था कि नहीं, क्योंकि मान लीजिए 30 से 32 क्वेश्चन पूछ रहा था, तो हर लोग ऐसा है कि 30 क्वेश्चन कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज़ हुआ था, उसमें एक ब्लंडर ऐसे हुआ था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज कर रहे थे, चाहे आप भी देखना अगल बगल में जो लोग एग्जाम दे होंगे ना, तो उसमें ऐसा हुआ कि ये जरूर सुनोगे कि जब वो सब कुछ सही बना ले रहे थे, लेकिन वो गोला भरते टाइम में क्या किए थे, वो गलती कर दिए थे। यानी जो यूपीएसआई के एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ऐसे बच्चों का हुआ है कि जो गोला भरते टाइम में वो बहुत ज़्यादा गलती कर दिए थे। तो जानते हो कि एक गोला आपसे मिस्टेक हुआ
तो काम खत्म, फिनिश हो जाएगा। यानी आपको चीज़ें गलती नहीं करना होता है उस एग्जाम में। ऐसे बहुत साथ लोगों को हुआ है। अच्छा ये बताओ कि यूपी होम गार्ड का प्रिपरेशन कितने लोग कर रहे हैं? जो बल्क में इस बार जो वैकेंसी है यूपी होम गार्ड का, उसका प्रिपरेशन कितने लोग कर रहे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार यूपी होम गार्ड का भी जो पेपर होने वाला है वो क्या होगा भाई, ऑफलाइन होगा, यानी ओएमआर बेस्ड पे होगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए कि भाई साहब, अगर मान लो पढ़ाई तो सब कुछ सही है, लेकिन जो उसका गोला भरना है उस पर आप लोगों को मास्टरी हासिल होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऑफलाइन पेपर लेके आना पड़ेगा। कि ऑफलाइन कोई अगर मान लीजिए कोई सैंपल पेपर दे दिया, कोई मॉडल पेपर दे दिया, तो आप उससे लगाओ। जैसे आप लोग मेरे पास है, मैं दिखाऊं तो हमारी एआर पब्लिकेशन की जो है, जो हमारी पब्लिकेशन है उस पर आती है होम गार्ड की, हमारे पास ये सैंपल पेपर आती है। टोटल ये इसमें 11 सैंपल पेपर है, और बहुत अच्छे से जो आपके एग्जाम में हर एक चीज़ होता है उसको इसमें कवर किया गया है। हर एक कंटेंट को इसको बहुत बढ़िया सिंक्रोनाइज वे में इसमें डाला गया है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान दिया गया है कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आप बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, अब उसको आंसर को टिक आउट करना है, तो इसमें ओएमआर शीट भी दिया गया है, ताकि ओएमआर को कैसे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले इसको मंगाइए आप, ठीक है, और आप क्वेश्चन लगाइए, और ओएमआर में क्या आप मास्टरी हासिल करिए उसको फिल कर करके। मैं आपको अभी डेमो तौर भी बता देता हूँ कि कैसे फिल किया जाता है। 2 मिनट लगेगा, चीज़ों को मैं बता दूंगा। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे हमारी फ्लिपकार्ट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे यूपी होम गार्ड बुक बाई आदित्य रंजन सर, यानी कहीं ना कहीं ये बोलोगे मॉडल पेपर भाई, तो आ जाएगा। और ये आपके पास ये मॉडल पेपर है, और देखिए मात्र 126 रुपये में मिलेगा। सोचो इतना मिनिमम प्राइस में आपको 11 सेट का मॉडल पेपर मिलता है। और इससे फायदा क्या होता है कि बच्चे हमेशा ऑनलाइन मॉक देते हैं, जैसे अलग अलग मान लीजिए वेबसाइट पे मॉक देते हैं ऑनलाइन में। अब वहां पर सिर्फ कर्सर माउस से अपना करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो गोला भरना होता है, और यहीं आप लोगों से मिस्टेक हो जाती है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो ये ऐसे आपको मिलेंगे कि ऐसे आप लीजिए 11 मॉडल पेपर मिलेगा, एक एक मॉडल पेपर में सारी चीज़ें दी जाएंगी, और आपको एक ओएमआर सीट उसी में दी जाएगी, ताकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप कैंडिडेट का नाम भरेंगे, ये सारे ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ए में हम क्लिक करके इसको भरेंगे। तो ऐसे आपको भरने में इसका मास्टरी हासिल होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास ओएमआर का सीट है, समझिए ये हमारे पास ओएमआर का सीट है, और इसको फिल करना है। सबसे पहले फिल कैसे करना होता है मैं बताऊं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम क्या है बताना जरा, तो बोलोगे अनुराग नाम है आपका, तो मैंने यहाँ पर लिखा अनुराग, ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने अनुराग बड़े अक्षर में लिखना होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं छोटे अक्षर में लिख रहा हूँ, यहाँ पे बड़े अक्षर में लिखना होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आएगा आपके पास अनुराग, मान लीजिए मैंने अनुराग लिख दिया। अब होता क्या है, तो अब ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा ए यहाँ पर फिल कर दे फिर इसी लाइन में एन आ गया, नहीं, ये गलती नहीं करना है। मान लीजिए ए अगर यहाँ पर फिल कर दे तो एन आ जाइए, सेकंड लाइन में एन देखिए कहाँ है, सेकंड में एन यहाँ पे, फिर थर्ड में यू देखिए कि थर्ड में यू कहाँ है, तो यहाँ पे इसको गोला लगाइए। फिर फोर्थ में देखिए आर कहाँ है, तो बोलोगे भैया फोर्थ में आर यहाँ पे। फिर फिफ्थ में देखिए ए कहाँ पे है, फिर सिक्स में देखिए जी कहाँ पे है, तो भाई साहब जी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे है। तो ऐसे करना होता है, एक ही में फिल नहीं करना होता है, क्योंकि ये जो खंदा यहाँ बॉक्स दिया होता है उसके सामने सामने ये चीजें की जाती है। तो ऐसे गलतियां बहुत ऐसे बच्चों से यूपीएसआई के एग्जाम में हो गया है, तो आप लोगों से नहीं करना है। जितने भाई लोग होमगार्ड के पेपर देंगे तो ये छोटे भाई या बड़े भाई समझ के इसको आप मंगाइए, और पर्टिकुलर इस पे आप क्या करिए, अपना मास्टरी हासिल करिए ओएमआर सीट पे लगा के। और इससे एक और चीज़ फायदा हो जाएगा कि 11 मॉडल सेट हो जाएगा, तो आपकी प्रिपरेशन भी दोबारा से रिवीजन हो जाएगी, और बहुत अच्छे आप एग्जाम में जाके कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो ये मात्र आपको कितने रुपए मिल जाएगी भाई, तो 126 रुपये मिल जाएगी। आप इसको मंगा लीजिए और बढ़िया तरीके से इसको पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से अपना मार्क्स लाइए यहाँ पर। ठीक है, 126 रुपये में आपको मिल जाएगी, ये फ्लिपकार्ट पे आप पे अवेलेबल है। ठीक है भाई, बाकी कमेंट करके बताना कि किनका यूपीएसआई का एग्जाम है। चलिए भाई हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ये बताना था, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चों को मैंने ये सुना और मैसेज भी देखा कि ये सारी चीजें हुई जो आपसे नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने बता दिया। आइए चलते हैं भाई साहब 21 नंबर, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम में तो है नहीं, ये यूपी के एग्जाम में ये ऑफलाइन पेपर है, इसलिए सीन क्रिएट हो रहा है वहां पे। क्या अमित एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है? गोपाल अमित की तुलना में 30% अधिक कुशल है, तो बोला है कि गोपाल द्वारा उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, बेसिक सवाल है। यहाँ पर आ जाइए एफिशिएंसी, तो बोलोगे एफिशिएंसी हमारे पास कितने लोग हैं, तो बोलोगे यहाँ पे गोपाल है और यहाँ पे अमित है, तो बोला है गोपाल अमित की तुलना में कितना एफिशिएंसी है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी ये मान लीजिए 10 है तो ये 13 हो जाएंगी। अब आपको मालूम है कि जब एफिशिएंसी आता है ना, तो इसी के उल्टा है, यानी इसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कहीं ना कहीं टाइम हमारा हो जाता है, टाइम हो जाएगा 10:13 हो जाएगा। तो बोलोगे भैया ये कितने दिन में कर रहे हैं भाई, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं क्या,
अमित काम को 13 दिन में कर रहे हैं, तो बोल सकते हो अमित 13 के मान 13 दिन में है। तो पूछा है भाई साहब कि गोपाल उसी काम को कितना दिन में करेंगे, तो ये अपने का 1 गुना है, तो ये भी अपने आप का 1 गुना होगा, यानी 10 दिन में गोपाल भाई साहब करेंगे। और ऑप्शन हमारे बात खत्म। ऐसे बना सकते हो। अगर मान लीजिए इसको रिवर्स नहीं करना है, आपको रिवर्स आप नहीं होते हो, आप भूल जाते हो कि भाई साहब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया टाइम और एफिशिएंसी में हम रिवर्स भूल जाते हैं। तो इस केस में एक चीज़ ध्यान रखना कि मान लीजिए हमें पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो टोटल वर्क क्या है, तो बोलोगे भैया अमित 13 दिन में काम पूरा कर दे रहा है, तो टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो बोलोगे भैया यहाँ पे एफिशिएंसी इंटू में टाइम। एफिशिएंसी भाई साहब इनका कितना है अमित का, तो बोलोगे अमित का एफिशिएंसी 10 है, और कितना टाइम ले रहे हैं, तो 13 दिन, यानी टोटल वर्क आ गया 130। अब यही टोटल वर्क किससे कराना चाह रहे हो, गोपाल से। तो गोपाल के एफिशिएंसी से यानी टाइम निकालना होता है, तो टोटल वर्क अपन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना है, तो 13, तो 13 से डिवाइड करोगे तो भाई साहब यहाँ भी आ जाएगा 10। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। तो बस आपको देखना होता है भाई साहब, तरीके अपनाना होता है कि किससे हम कम सेकंड में चीजों को निकाल पाए, जो सबसे बेस्ट तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि 22 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। बहुत बेसिक सवाल है। इसमें मान लीजिए हमारे पास ये आयत बना देता हूँ, बनाने की नीड नहीं है, फिर भी समझिए। इसकी जो लंबाई है ना, इसकी चौड़ाई से कितना अधिक है, तो बोलोगे 5 सेंटीमीटर। ये 1 से, तो बोलोगे भैया x प्लस में 5 है। अब देखो इसमें हमें क्या दिया है, परिमाप दे दिया है, यानी आयत का परिमाप दे दिया है। आयत का परिमाप क्या होता है, तो बोलोगे भैया 2 इंटू में क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है भाई, 2 इंटू में एल प्लस बी बराबर में हमारे पास कितना है 40। ये 2 हो जाएगा, एल का मान कितना है, तो बोलोगे x प्लस 5 है, और बी का मान 1 है, और यहाँ पे 40 दिया है। तो काट लो भाई, 2 से काटोगे 20 बार में। यहाँ पर देखिए भाई साहब 2x और प्लस का 5 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 20 में से 5 घटाओगे तो 15 आएगा, तो x का मान आ जाएगा 7.5। जब x का मान 7.5 आएगा, तो बोलोगे भैया हमारे पास इसका जो चौड़ाई है 7.5 है, इसको 5 जोड़ दोगे तो 7.5 में तो 12.5 इसकी लंबाई है। यानी ये हमारे पास आ गया इसकी क्या, चौड़ाई और लंबाई। तो हमसे पूछा क्या है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई बताइए, तो 12.5 और 7.5 का है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो नॉर्मल से सवाल है, मेंसुरेशन 2D का सवाल है, बेसिक सा सवाल था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि 23 क्या कह रहा है। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 78% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, ठीक है, जिनमें से 4% वोट अवैध हो गए। यानी मान लीजिए भाई साहब 78% वोट गिरा है, उसमें से 4% अवैध हो गए, यानी खराब हो गए, समझिए। फिर बोला है, आगे वाला पढ़िए, फिर बोला है एक उम्मीदवार को 13,572 वोट मिले, जिनमें से 58% वोट वैध थे यानी वैलिड थे, तो उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या क्या होगी। हमेशा इस पे जानते हो क्या, किस पे जोर दिया गया है, वो जोर दिया गया है सिर्फ वैलिड वोट यानी वैध वोट पे। कभी भी वैलिड वोट आए यानी वैध वोट पूछे तो हमेशा ध्यान रखो कि हम सीरीज मेथड से जाएंगे। तो सीरीज मेथड क्या बोलते हैं, अगर टोटल वोट पूछा होता, तो अगर टोटल वोट अगर बीच में दे दिया होता, तो उस केस में हमेशा जाएंगे हम ट्री मेथड से। अभी हम जाएंगे इसको सीरीज मेथड से। बोलोगे कोई चुनाव है जिसमें मान लीजिए टोटल वोट 1 से, इसमें से 78% वोट गिरे, तो 78/100 हो गया। अब इसमें से 4% अवैध हो गए, यानी बोलोगे 100 की चीज 100% चीज है, 4% अवैध यानी 96% का मान हो गया। फिर बोलता है क्या कि इतना वोट मिला जो बैड वोटों का 58% है, ये टोटल वोट है, इतना वोट भाई सब गिरे, उसमें से मान लीजिए 4% खराब हो गए, यानी 96% वैध है, यानी ये टोटल वैलिड वोट है। इसी वैलिड वोट का बोलता है कि 58% वैध क्या है भाई, वोट हमारे पास वैध है, यानी 58/100, और टोटल का मान दे दिया है 13,572। बस बात खत्म। अब यहां से भाई साहब हम काटेंगे, हमारा x का मान आ जाएगा, कहीं ना कहीं हमें बोला है कि नामांकित कुल मतों की संख्या निकल के आ जाएगी। बहुत सिंपल सी सवाल हो जाएगी, बस यहाँ पर कैलकुलेशन है, या तो इसको कैलकुलेशन कर लो, नहीं तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं कि डिजिटल सम क्या होता है। अब डिजिटल सम होगा क्या कि ऐसा करेंगे हम कि सारे नीचे पहले इसको काट लेते हैं, काट लेंगे उसके लिए आसान होगा। अगर मैं इसको काट लूँ तो बोलोगे भैया पहले 24 से काट लो, 24 से काट 4 से काटो, तो 4 से 24 बार में, 4 से 25 बार में, ठीक है। अब इससे काटेगा 13 से काट सकते, 13 5 65, 13 6 78, 13 से काटो, 13 कम 13, जीरो लगा देंगे तो 13 चौका 52 हो जाएगा, उसके बाद से 13 चौका 52 हो जाएगा। अब बोलोगे यहाँ हमारे पास 6 आ गया, 6 से कट जाएगा, 4 44, 6 से भी कट जाएगा, काट लो इसको, 6 कम 6 4 44, तो 6 सत्ते होता है कितना 42, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 6 चौका 24, यानी 174 निकल के आ गया। अब देखो, अब कहीं ना कहीं हम उससे किससे काट सकते हैं 174 को, 6 कम 6 4, उसके बाद से 42, 6 सत्ते 42, 6 चौका 24। अब मान लो इससे किससे काट सकते हैं भाई, अगर मान लो मैं इसको 2 से काटता हूं तो 29 हो जाएगा, 2 से काटूंगा तो 50 हो जाएगा। 29 से अगर काटते हो, मान लो हम 30 से काटूं,
30 का 6 गुना यानी 29 का 6 गुना काट, 30 का 6 गुना 180 होता है, 29 का 6 गुना होता है भाई इतना 174। अब इसको 6 से काट लो, बोलोगे 6 से काटेंगे 4 बार में, अब इसको 4 से काट लो 25 बार में, अब हमारे पास इतना मान निकल के आ गया। अब देखो कुछ नहीं तो x का मान क्या करोगे, तो 25 इंटू 25 होता है 625, और 625 में हम 50 से गुणा कर देंगे। अब कुछ है हमारे पास, बिल्कुल नहीं है, सारा कट गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 50 25 हाथ में कितना 2, उसके से 5 दूना 10 और 2 12 हाथ में 1, 6 25 30 और 31 यानी 31 250 होगा। 31 250 का है तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तो ऐसे सवाल में कैलकुलेशन था, आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें डिजिटल सम भी लगाते हैं, बट नॉर्मल सी चीज़ है, कैलकुलेशन थी तो हमने कैलकुलेशन से उड़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आता है। क्या पता मैं डिजिटल सम लगाने गया और 2 ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ गया तो फिर दिक्कत परेशानी हो जाती। आइए नेक्स्ट मिलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि 24 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु को खरीदारी के लिए निम्नलिखित छूट योजना की पेशकश की है, तो किस योजना से अधिकतम विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। अब इसमें पूछा है कि अधिकतम विक्रय मूल्य कब होगा, यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि हम जितना कम छूट देंगे उतना विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई चीज़ 100 रुपये है, उस पर मान लीजिए कि आप 10% के छूट दिए, यानी विक्रय मूल्य यानी 90 रुपये में बेचा। अब ऐसा कि आप छूट को 10% को बढ़ा के 40% कर दिए, तो 100 की चीज़ पे 40% की छूट दे दिए तो 60 रुपये में जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा छूट देंगे उतना कम विक्रय मूल्य में बेचेंगे, यानी कम चीज़ में जितना कम छूट देंगे उतना विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। और हमसे पूछा है अधिकतम यानी ज़्यादा की बात पूछा है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे कम डिस्काउंट किस पे मिलेगा। अब देखिए पहला क्या बोला है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी 10% का 2 सक्सेसिव होता है कितना 19% होता है। अब देखो 25 और 36 का अगर मैं ऑन एन एवरेज लो डिस्काउंट, तो मान लीजिए कितना होगा, क्या समझ लीजिए कि 19% से ज़्यादा होगा, क्योंकि 25 और 36 का अगर मैं लूँ तो बोलोगे भैया हमारे पास यहाँ आ गया 25 और 30 यानी 55, ठीक है 55 6 61, यानी कहने कि 50%, मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 50% होगा। हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि डिस्काउंट निकालना है तो 2 चीज़ के लिए तो क्या करते हैं x + y माइनस में x y अपॉन में 100। अगर किसी को परेशानी हो तो रख के निकाल लो, बाकी मैं अप्रॉक्सीमेट यूज करूंगा, समझिए हम एग्जाम में इसको हल कर रहे हैं। अब यहाँ पे है 12%, यहाँ पे 46%, तो ये भी देखिए ये भी 50% से ज़्यादा इस पर छूट मिलेगा, हम मानते हैं। यहाँ पे है 23%, यहाँ पे 15%, तो मान लीजिए ऑन एवरेज 30% मान लेता हूँ कि 30% से ज़्यादा इस पे भी डिस्काउंट मिलेगा। अब देखिए बोला है कि सबसे कम डिस्काउंट जिस पे होगा इसीलिए हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो सबसे कम डिस्काउंट देखो 19% एक ही तो है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। हमें एग्जैक्ट मान निकाल के क्या करना है भाई, कौन सा हमें कुछ ऐसा अवार्ड मिलेगा कि हम एग्जैक्ट मान निकालेंगे, बिल्कुल नहीं, हम डायरेक्ट ऑप्शन से गए और चीज़ों को उड़ा दिए। तो ये होता है दिमाग कि आप कैसे एग्जाम में इसको टैकल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि 25 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक गोला जिसकी सतह का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या में 25% की कमी करके एक नया गोला बनाया जाता है, तो निर्मित गोले का आयतन ज्ञात करें। अच्छा सवाल है। सबसे पहले गोले का आयतन क्या होना चाहिए, आपको वॉल्यूम क्या है, तो बोलोगे 4/3 पाई आर क्यू होता है वॉल्यूम। अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया ले लो या लेटरल सरफेस एरिया ले लो, वो क्या होता है हमारे पास LSA, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया कुछ भी लो तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये होता है हमारे पास। तो आपको मालूम है कि इसका मान दे रखा है, यानी बोलोगे यहाँ पे जिसकी सतह का क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर स्क्वायर का मान इन्होंने दे रखा है कितना, तो बोलोगे 616। ये 4 हो गया, पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस हमें फाइंड करना है। अब 616 यहाँ पे दिया है, जब 616 दिया है तो अब इसको निकाल लो मान भाई यहाँ पे आर का मान, तो बोलोगे कैसे निकलेगा, तो हम काटेंगे इसको, मान लो हम इसको 22 से काटते हैं, तो 22 से ना काट के 11 से काट लो, 11 दूना 22, 11 5 55, उसके बाद से आ गया 6, 11 6 66, फिर देखो 4 से इसको काट लो, 4 दूना 8 से काट लो, 8 से तो 56, तो जो आर का मान आर स्क्वायर का मान होगा 7 × 7, तो आर का मान 7 आ जाएगा। रेडियस हमारा 7 निकल के आ गया। जब रेडियस 7 निकल के आ गया तो इसके आगे भी सवाल में कुछ बोला गया है, पढ़िए। तो बोला क्या गया है वो हम देखते हैं कि आगे क्या बोला है। तो बोलोगे भैया कि त्रिज्या को 25% कम करके एक नया गोला बनाया जाता है और जो नया गोला बनता है उसका वॉल्यूम बताओ। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल भी आते हैं। आप बोलोगे भैया सिर्फ इजी करा रहे थे, देखना ये भी सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो बोलोगे इसका 25% कम कर दो, तो बोलोगे कोई चीज़ 7 है जो अपने आप का 100% का मान है, 25% कम करोगे यानी 75 का मान, 25 चौका 100, 25 3 75, 7 त्रिका 21/4, यानी कहने के 7 त्रिका 21/4 करोगे तो 4 5 20 पॉइंट लग गया, एक आ गया 4 दूना 8 यानी 5.4 हमारा रेडियस आ जाएगा। 25% कम करने के बाद से
5.25 हमारा रेडियस आ जाएगा। जब 25% हम कम कर रहे थे तो आ रहा 5.25% का रेडियस। अब जब इस रेडियस आ रहा है ना, तो इसी गोले से क्या एक नया गोला बनाया जाता है, उसका वॉल्यूम बताना होता है। यानी वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यू, पाई का मान 22/7, आर क्यू यानी अब रेडियस ये होगा क्योंकि 25% कम किया गया है, तो बोलोगे 5.25 यानी इसका क्यूब कर दो 5.25। ये सवाल है, हालत खराब हो जाएगी बढ़िया बढ़िया लोगों की। ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और एक दो जरूर आएंगे ऐसे। पॉइंट हटाओ, डबल जीरो नीचे, पॉइंट हटाओ, डबल जीरो नीचे, पॉइंट हटाओ, डबल जीरो नीचे, काटो इसको। जब हम इसको काटने गया तो क्या देखा, तो बोलोगे 25 से 4 बार में, 25 दूना 50, 25 से 25, 4 बार में, फिर 21 बार में, फिर इसको भी 4 बार में, फिर भी 21 बार में। ये अब देखो 7 तरीका 21 इसको खा जाएगा, 4 इसको खा जाएगा। अब देखो तो कहीं ना कहीं इसको मैं काटू किससे भाई, तो बोलोगे भैया कि अगर मैं काटोगे तो इसको आ जाएगा 11 दूना 22 और 2 दूना 4, ये बचा हमारे पास। अब गुणा कर लीजिए, 21 का स्क्वायर होता है 441, इंटू में होता है हमारे पास 11। ठीक है भाई, तो 11 और बट्टे में आ गया 8, कर लो भाई। तो ये हो गया 1, फिर यहाँ पे 5, फिर 4 4 8, फिर यहाँ 4, तो 48 51 बट्टे में 8। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो बोलोगे 8 6 के 48, यहाँ पे आ गया कितना 5 आ गया, तो जीरो लेके भाई साहब 51, फिर बोलोगे 8 6 के 48, फिर पॉइंट, यानी 606 पॉइंट से स्टार्ट होगा और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। तो हम यहाँ तक आए और उसके बाद हम पूरा ना करके हम डायरेक्ट ऑप्शन उठाए और ऑप्शन मतलब ऑप्शन में देखें कि 606 पॉइंट के बाद से चालू होगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, हमने उड़ा दिया। तो ऐसे ऐसे सवाल भी पूछेंगे। तो मैंने क्या कराया था कि एकदम पूरा एग्जाम को लेवल को सेट किया था कि 2 3 4 क्वेश्चन ही आपको मतलब बढ़िया मिलेंगे, बाकी तो नॉर्मल ही चलते जाएंगे। जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टाइप में आ रहे थे। ठीक है भाई, तो आइए अब देखो भाई, मैंने इसमें टोटल 25 ही क्वेश्चन रखा था, मैंने 30 क्वेश्चन नहीं कराया क्योंकि एक ही ऐसा चीज होता है कि परसेंटेज का क्वेश्चन 2 बार आ जाता है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन 2 बार आ जाता है, सिर्फ डाटा चेंज हो जाता है, डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछ देगा, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछ देगा, इसीलिए मैंने वो चीजें नहीं रखा है और नॉर्मल से अपने 25 क्वेश्चन में आपको सारी चीजें बता दिया कि इस टाइप का है संपूर्ण निचोड़। ठीक है, अगर आप लोगों को भाई साहब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन करना है तो इस बुक को आपको मंगाइए भाई साहब, ये बुक मात्र 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगी, तो आप इसको भी मंगा सकते हैं। और आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एआर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पे भाई साहब हर एक चीज़, इस पे पीडीएफ भी दिया जाता है, जो मैं पढ़ाता हूँ इसके क्लास नोट्स भी देता हूँ, और जो अपडेटेड चीज़ें होती है उस पर डाल दिया जाता है। बस आपको एक ही काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना है, बताना है कि भैया जो ऑथेंटिक चीज़ कराते हैं, ऐसा नहीं कि आके अपने व्यूज़ के लिए कुछ भी कराएं, वैसी चीज़ें नहीं है। जो आपसे एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है वो चीज़ें मैं कराता हूँ। कमेंट करके बताना भाई साहब सेशन कैसा रहा, क्वेश्चन का लेवल सही है, जिस लेवल का आ रहा था उसी लेवल का आपको लग रहा है कि और हाई चाहिए आपको, तो भी कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।